बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय अन्याय का विरोध आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली, बोलना या फिर भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके मूल्य और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 4, अन्याय का विरोध। ये एक विदेशी कहानी है। आइए पाठ परिचय के माध्यम से हम जानते हैं कि मानव समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। यह सही नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे अन्याय को सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना है। लेखक के अनुसार अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई जानी चाहिए। आप अन्याय के विरुद्ध जरूर आवाज उठाएं। उसका तरीका अच्छा होना चाहिए, उसका तरीका गलत ना हो। आइए पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया यानी अपने बच्चों की जो देखभाल करने के लिए रखी थी, उस जूलिया नाम की औरत को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह यानी तुम्हारी पगार का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी, उस महिला ने जवाब दिया। जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने बताया। उस व्यक्ति ने बोला 30 रूबल तुम्हारी महीने तनख्वाह तय हुई थी, लेकिन जूलिया ने बताया नहीं, 40 रूबल मेरी तनख्वाह तय हुई थी। रूबल वहां का करेंसी है, वहां की जैसे रुपया हमारे यहाँ का है, उसी तरीके से रूबल है। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, जूलिया ने ये बात बताई। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, मालिक कहता है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा यानी एक भी छुट्टी तुम्हारी ना हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो, उसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। यानी अब छुट्टियों का लेखा जोखा लेखक करने लग जाता है मालिक। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, वो परेशान हो गई। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने सिरकुड़ने दूर करने लगी, बोली, कुछ भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन कम हुए, मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हुए, यानी कितनी छुट्टी हो गई? 12 और 7, 19। 19 नागे यानी 19 छुट्टी। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल। सही है ना? मालिक ये बात कहता है। जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए, यानी उसके आंसू आ गए, वो रोने लगी। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो कुछ भी अपने मालिक के आगे नहीं बोली। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने डायरी में नजर डालते हुए कहा। पिछली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? वो उससे पूछता है। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारे नजर से बचकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? और 10 रूबल उसके कट गए।
इस तरह तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इस इसी काम के लिए तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कटाने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा? वो उससे जूलिया से पूछता है। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हारे 10 रूबल काट दिए थे, 10 रूबल दे दिए थे। वो कहता है 10 रूबल तुम्हें पहले से ही मैंने दे दिए। वो कहती है जी नहीं, आपने कुछ नहीं। जूलिया ने बड़ी दबी आवाज, धीरी आवाज में ये बात कही। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला, यानी तेज आवाज में बोला। ठीक है, घटाओ। 27, 21 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर में पसीना आ गया, उसकी आवाज कांपने लगी, वो घबरा गई, डर गई। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर से आश्चर्य से भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अभी अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये तुम्हारी तनख्वाह, ये है 11 रूबल, ये लो, ठीक है ना? मालिक जूलिया से पूछता है। जूलिया ने बड़े कपकपाते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर को अपनी जेब में टटोलकर किसी तरह ठूस लिया, यानी रख लिया, और धीरे से विनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला हो गया, यानी मुझे अब गुस्सा आ गया। कमरे में टहलते हुए मैंने बड़े गुस्से के स्वर में उससे कहा, तुम मुझे धन्यवाद किस बात का दे रही हो? किस बात का धन्यवाद? आपने मुझे पैसे दिए, इस बात का धन्यवाद, जूलिया कहती है। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए ही कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, यानी मैंने तुम्हें लूटा है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ मैंने अन्याय, गलत किया है। इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद, थैंक यू बोल रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए कहा। जरा सोचिए, उससे हर जगह काम करवा लिया गया, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। उसे ये मालिक फिर भी भला लगा कि उसने कुछ तो पैसे उसे दिए। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया, जूलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी, बहुत थोड़ा सा भी अचरज, थोड़ा भी अचंभा नहीं हुआ। मैंने ये बात जूलिया से कही। फिर धीरे से स्वर में मैंने बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रूर, यानी गंदा मजाक किया था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, यानी सीख देना चाहता था कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, यानी इतना दब जाए, भीरू, यानी इतना डरपोक और इतना बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी ना करे? ऐसे क्या कारण होते हैं कि हम अपने भले के लिए भी नहीं बोल पाते? हम क्यों इतना डर जाते हैं? हम क्यों विरोधी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? बस चुपचाप सारी जातियां, यानी सारे अन्याय सहते जाएं। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश, यानी चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्लज, यानी बिना लज्जा वाला, और हृदयहीन, यानी कठोर दिल वाला इस संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ।
मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू यानी डरपोक और भीरू लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। इस पाठ के रचयिता हैं अंतोन चेखोव। तो सीखा क्या इस अध्याय से हमने कि अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।